हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर यथार्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं अंजित यादव आपका धमाकेदार तरीके से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी साइंस की जो T20 सीरीज चल रही थी उसमें ये हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो हमारा आज का जो टॉपिक है आपने देख रहे हैं, पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो इसमें पोषण में क्या है, कौन कौन से प्रोसेस है, हम सभी प्रोसेस को, सभी टर्म को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोषण को समझेंगे कि पोषण क्या होता है और ये जंतुओं में, उसके साथ साथ जो ह्यूमन बीइंग्स है उसमें किस प्रकार से होता है, तो हम इसे पूरी तरीके से देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका अगर एनर्जी लेवल कहीं भी डाउन होता है, दोस्तों याद रखिए आपका लक्ष्य, आपकी मंजिल ही सब कुछ है। आप अपने आप को हमेशा कंटिन्यू मोटिवेट रखिए। मैं इसके साथ साथ आपको एक लाइन बोलना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो ये लाइन आप याद जरूर रखिएगा, क्योंकि मंजिल एक दिन आपको जरूर मिलेगी और उसके साथ साथ आपको अपने मंजिल का, अपने सफलता का पूरा एहसास होगा, पूरा लुत्फ उठाएंगे। और इसी एनर्जी, इसी जोश के साथ आप लगे रहिए, लगातार लगे रहिए, निश्चित रूप से एक दिन सफल जरूर होंगे। तो आइए आप इसी के साथ इस पे अपने पॉइंट पे आते हैं। और इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है पोषण, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर आपसे कोई कहे कि पोषण किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, तो जो आपका सीधा सीधा आंसर होगा, आप ऐसे कह सकते हैं पोषण मतलब, जैसे मान लीजिए जो हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, बाहर से भोज्य पदार्थों को लेते हैं, तो उनमें जो पोषक तत्व होते हैं, वो जो पोषक तत्व हमारे शरीर में आते हैं और उन पोषक तत्वों के द्वारा हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, जिससे हम कोई भी कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो शरीर का वृद्धि है, विकास है, होता है। तो इस पोषक तत्वों को, ठीक है, पोषण कहते हैं। ठीक, जिससे हमारे शरीर का वृद्धि और विकास होता है और उसके साथ साथ जो हमें एनर्जी मिलती है, हम कोई भी कार्य सुचारू रूप से करते हैं। क्लियर। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़े तो इसमें हम आपके लिए जो इसमें जो सिलेबस में है, मानव में पोषण लाए हैं, उसमें हम क्लास को पढ़ेंगे, मानव पोषण क्या होता है उसको समझेंगे। क्योंकि मैं बता दूं, आपके एग्जाम का जो सिलेबस है वो जनरली जो मानव में पोषण होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम मानव में पोषण के साथ साथ इस पे हम चर्चा करेंगे ये कि ये जो भोज्य पदार्थ होते हैं ये क्या होते हैं, या भोज्य पदार्थ या पोषक तत्वों में क्या डिफरेंट होता है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। देखिए, जो भोज्य पदार्थ है, हम भोज्य पदार्थ को यानी बाहर से ग्रहण करते हैं, मतलब ये है हम अपने खाने के लिए या भोजन के रूप में हम जिस भी भोज्य पदार्थ को हम लेते हैं, बाहर से ग्रहण करते हैं, तो जो हम भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, ठीक, उसमें जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं, बात आपको समझ में आ रही, जो पोषक तत्व होते हैं यानी कुछ ऐसे एनर्जी देने वाले पदार्थ भोज्य पदार्थों में होते हैं, जब उनका पाचन होता है, पाचन क्रिया होती है, तो उस दौरान हमें वो एनर्जी मिलती है, तो वो होते हैं भोज्य पदार्थ। बात समझ में आई आपको। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व मतलब ये है ऐसे पदार्थ जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, उसके बाद और भी जो खनिज लवण हो गए, और भी आपके जैसे मिनरल्स हो गए, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन हो गया, ठीक, ये सभी आपके पोषक तत्व में काउंट किए जाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपको एनर्जी प्रदान करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके शरीर के बॉडी बिल्डिंग के लिए सहायक होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक बात। तो चलिए, तो हमने इन दोनों चीजों को समझा, पोषक तत्व और भोज्य पदार्थों के बारे में। उसके बाद मैं आपको अब ये बताऊंगा कि जो मानव में पोषण होता है ये किन प्रक्रियाओं से गुजरता है, किस तरीके से मानव पोषण होता है। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है कि 5 प्रक्रम, यानी जो मानव में पोषण होता है ये 5 प्रोसेस में होता है। ये मतलब जैसे मान लीजिए कोई हम अगर भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो पाचन होगा, हमने ग्रहण किया, पाचन होगा, पाचन जब होगा तो उनमें जो पोषक तत्व जो हमारे लिए जरूरी हैं, यूजफुल हैं, वो हमारी जो सेल होती है उसको एब्जॉर्ब करेंगी, हमें एनर्जी मिलेगी। अब उसमें जो वेस्टेज हैं, ठीक, जो वेस्टेज जिनका हमारे शरीर के लिए कोई जरूरत नहीं है, वो बाहर निकल जाते हैं। तो हम इन्हीं 5 प्रक्रमों को समझेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए
मानव में पोषण जो होता है ये 5 रकम में होता है, मैंने आपको पहले समझाया। तो इसमें आपका पहला होता है अंतःग्रहण, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा पाचन और पोषण हमने लिखा हुआ है, आप इसमें सीधा सीधा एक डिफरेंट हमको बताइएगा कि पोषण और पाचन में क्या अंतर होता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं, हम उसको ताकि देखें तो हमें लगे कि हाँ आपने थोड़ा सा प्रयास किया है उसको बताने समझाने में। क्लियर, चलिए हम अब इसको समझते हैं पोषण और पाचन। पोषण पाचन क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है। देखिए पोषण मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भोज्य पदार्थों के द्वारा जो हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है कोई भी काम करने के लिए सुचारू रूप से, तो वो हम पोषण कहते हैं। पाचन जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, ठीक, बाहर से हम जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उसके दौरान जो वो जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक, कौन से कार्बनिक जटिल पदार्थ होते हैं, तो जब ये हमारे शरीर के अंदर आते हैं तो विभिन्न ग्रंथियों के माध्यम से एंजाइम के द्वारा वो छोटे छोटे रूप में टूटते हैं। जब छोटे छोटे रूप में टूटते हैं तो ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम कहते हैं पाचन। समझे कि नहीं समझे, आप जल्दी बताइए, इस क्रिया को क्या कहेंगे, पाचन, ठीक है। अब चलिए अब समझते हैं इसमें अंतःग्रहण क्या होता है। अंतःग्रहण यानी इंगेशन। अंतःग्रहण में क्या होगा, हम कोई भी भोज्य पदार्थ अपने शरीर में या बाहर से कोई भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं या भोज्य पदार्थ को हम खाते हैं, वो भोज्य पदार्थ चाहे फ्रूट्स के रूप में या फल के रूप में या फिर जैसे मान लीजिए भोजन के रूप में लेते हैं, तो वो उस भोजन को यानी उस भोज्य पदार्थ को बाहर से अपने शरीर में लेना यानी उसे खाना ग्रहण करना, ये कहलाता है अंतःग्रहण यानी इंगेशन, ठीक। उसके बाद जो दूसरा प्रक्रिया होता है पाचन। जैसे मान लीजिए आपने जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किया, अब वो हमारे जब शरीर में आएगा तो उनका पाचन होगा। पाचन मतलब क्या क्या है, जैसे मान लीजिए हमने भोज्य पदार्थ के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, और उसके साथ साथ जो भी हम जैसे हम विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये सब ग्रहण करते हैं, तो इनका एंजाइम के माध्यम से छोटे छोटे रूप में टूटते हैं। मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जो प्रोटीन और वसा होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। मतलब ये है जो हमारी सेल हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, वो इनको डायरेक्ट हमारे शरीर में इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगी। तो वो जो एंजाइम का कार्य क्या होता है, एंजाइम का कार्य ये होता है कि जो जटिल पदार्थ है उनको छोटे छोटे रूप में तोड़ना, और जब ये छोटे छोटे रूप में जब टूटते हैं तो उससे बहुत जो पोषक तत्व होते हैं उनका जो पाचन होता है, उनसे जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, उसको क्या करती है हमारे जो शरीर की कोशिकाएं वो एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक। और जब एब्जॉर्ब करती हैं तब जाकर के हम इनर्जेटिक होते हैं और हमें जब ऊर्जा मिलती है तो हम कोई भी कार्य संपन्न करते हैं, ठीक। तो ये जो क्रिया होती है पाचन कहलाती है, समझ रहे हैं। अब देखिए अवशोषण दिया हुआ है, अवशोषण लिखा है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट क्या है, अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे भोजन ग्रहण किया, यहाँ पाचन हो गया भोजन का। अब उसमें पाचन के दौरान जो पोषक तत्व हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं, अब उसे हमारी सेल क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी। और जब एब्जॉर्ब करेंगी तो वो सेल जो सेल के माध्यम से पोषक तत्व किस में जाएगा, वो हमारे ब्लड में जाके मिलेगा, और उस ब्लड के द्वारा वो सभी शरीर के पार्ट में वो जाएगा, और जिससे हमें एनर्जी मिलेगी और जो हमारी सेल है वो भी सरवाइव होंगी। जैसे सपोज दैट मान लीजिए ये आपके बॉडी कोई पार्ट है, इसमें सेल है ये, ठीक है, और ये आपके जैसे ये कोई जैसे आर्टरी धमनी है, इसमें ब्लड बह रहा है, रक्त बह रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो सेल हैं हमारे शरीर के पार्ट्स है ना, इसको ये एब्जॉर्ब कर रही हैं, धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रही हैं पोषक तत्वों को। जब ये पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करेंगी तो जब ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो इन पोषक तत्व क्या करती हैं, ये ब्लड में ट्रांसफर करती हैं, ये ब्लड में ट्रांसफर करेंगी। और जब ब्लड में ट्रांसफर करेंगी तो ये इस नली के माध्यम से ब्लड क्या करेगा, उन पोषक तत्वों को शरीर के पूरे भाग तक क्या करेगा, ले जाएगा। और वो शरीर के पूरे भाग तक ले जाएगा तो हमें इस तरीके से एनर्जी यानी ऊर्जा मिलना शुरू होता है। तो ये जो क्रिया होता है अवशोषण कहलाता है, यानी इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक बात समझ में आई। तो ये हमारा तीसरा प्रोसेस था। और चौथा प्रोसेस क्या होता है, स्वांगीकरण। क्या होगा, स्वांगीकरण। क्या होगा, स्वांगीकरण। ठीक।
ठीक है, क्या होता है? स्वांगीकरण। देखिए स्वांगीकरण क्या होगा? स्वांगीकरण मतलब ये होता है, अब देखिए, अब जो हमारी सेल है, जो कोशिका है, ये पोषक तत्वों का पाचन हो गया है, ये इसको अपने अंदर समाहित कर ली है, यानी एब्जॉर्ब कर ली है। और जब एब्जॉर्ब कर लेंगी तो इनसे जो ऊर्जा मिलती है हमें, जो शरीर को हमारे ऊर्जा मिलती है, जो शरीर के जो भाग हैं, पार्ट हैं, उनको ऊर्जा मिलती है, अंगों को, अब वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो जो काम करना शुरू करते हैं हमारे शरीर के पार्ट, जो भी भाग हैं, अंग हैं, और जो ऊर्जा मिलती है, तो इस क्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। क्या कहेंगे? स्वांगीकरण। इस पे आपका एग्जाम में, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्वांगीकरण में और अवशोषण पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अवशोषण से आप क्या समझते हैं या फिर स्वांगीकरण से आप क्या समझते हैं। तो बात समझ में आई? क्लियर हो रहा है आपको? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका चौथा पार्ट था। पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है बहिष्करण। क्या होता है? बहिष्करण। ठीक, बहिष्करण। बहिष्करण में क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं आपको बताया कि आपने भोज्य पदार्थ ग्रहण किया, ये आपके शरीर के अंदर गया। क्लियर हो रहा है ना? शरीर के अंदर गया, फिर उस भोज्य पदार्थ का क्या हुआ? पाचन हुआ। और उसके बाद जब पाचन होगा तो क्या होगा? अब हमारी कोशिकाएं उन पोषक तत्वों को अवशोषित करेंगी, यानी सोखेंगी, यानी एब्जॉर्ब करेंगी। अब जब पोषक तत्वों को हमारी कोशिकाएं अवशोषित करेंगी तो उसके बाद क्या होगा? हमें ऊर्जा मिलेगी। जब हमें ऊर्जा मिलेगी तो उस क्रिया को हम कहते हैं स्वांगीकरण। ठीक, और जब स्वांगीकरण हो जाएगा तो देखिए उसके बाद इन पाचन क्रिया के दौरान, पूरे प्रोसेस के दौरान, ठीक, कुछ ऐसे वेस्टेज होते हैं भोज्य पदार्थों के जो हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं, अनयूजफुल होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, तो वो हमारे शरीर के बाहर निकल जाते हैं। तो जो वेस्टेज पदार्थ हमारे शरीर के बाहर निकलते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? बहिष्करण। क्या कहते हैं? बहिष्करण। तो अब बताओ, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। तो ये 5 प्रक्रम जो मैंने आपको बताया था, जैसे आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे मैंने 5 प्रक्रम कहा था कि भोजन, तो मानव में जो पोषण होता है इन 5 प्रक्रमों के दौरान होता है। तो इस पे हमने 5 पे चर्चा कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और भी चीजें इसमें जानेंगे कि ये चीजें कैसे आगे होती हैं, पोषण कैसे मानव में होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने पोषण के जो प्रक्रम है 5, उसे हमने जाना। ठीक है, उसे हमने जाना। अब हम ये देखते हैं कि जो पोषक तत्व होते हैं वो किस प्रकार से हमारे लिए सहायक होते हैं। तो हम पोषक तत्वों के बारे में समझते हैं। पोषक तत्व, ठीक, पोषक तत्व ये कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कुछ। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या है आपका? प्रोटीन। क्या होता है दूसरा? प्रोटीन। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा? वसा, है ना, वसा। और चौथा क्या हो जाएगा आपका? विटामिन। ठीक है, और 5वां हम क्या लिख सकते हैं? खनिज लवण। खनिज लवण। अब बताओ आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, पोषक तत्व तो हमने ये बताए। अब हम यहां से क्या सीखेंगे? तो हम यहां से सीखेंगे हमारे प्यारे दोस्तों कि इन सभी का हमारे शरीर में क्या रोल होता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अच्छा मैं एक बात बता दूंगा आप लोगों को, ठीक, आप लोग ना सब्जेक्ट को ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार ना पढ़ा करो। क्योंकि अगर आप लोग केवल अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे ना तो वो चीज आपको और क्लियर नहीं होंगी। मैं मानता हूं कि आप जो सिलेबस में वही पढ़ना है, अच्छी बात है, उस पर आप फोकस करो, लेकिन उसके साथ साथ आप ये जानने की कोशिश करो जो मैं चीजें पढ़ रहा हूं इसे हम और कुछ क्या सीख सकते हैं, जान सकते हैं। मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और आपका जो क्वेश्चन है वो और अच्छे से तैयार होगा। ठीक बात। चलिए तो हम अब इन सभी को अलग अलग से देखेंगे, इनके हमारे क्या बॉडी में रोल होते हैं, इनको हम अलग अलग से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये
आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सभी हमने बताया, इसको देखा। तो आज जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वो हम किसको पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, किसे पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट को। हम इसे जानेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, लेकिन उसके पहले हम कुछ और चीज आपको हम बताते हैं। ठीक है, उसके पहले हम कुछ और चीज बताते हैं। देखिए, जो पोषक तत्व होते हैं ना, ये मैंने आपको पोषक तत्वों के बारे में बताया। ठीक, ये जो पोषक तत्व होते हैं, ये जो पोषक तत्व होते हैं, इसमें से अगर हम 1, 2, 3 रूप में देखें, जो ये पोषक तत्व होते हैं कुछ 3 तरीके से होते हैं। इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो कैसे? जैसे देखिए, कुछ इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो एनर्जी प्रदान करते हैं, वो एनर्जी देते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी प्रतिरक्षा जो तंत्र है उसको मजबूत करते हैं। ठीक, तो पहला अगर हम इसमें डिवाइड करें, अगर पहले को हम देखें तो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं। कुछ ऊर्जा देने वाले में क्या आपका हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये तो आपका ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हो गए, इसके बाद शरीर की वृद्धि के लिए जो सहायक होते हैं पोषक तत्व, यानी शरीर की वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व सहायक होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो होता है ये होता है प्रोटीन। क्या होता है? ये प्रोटीन। ठीक, ये शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं, समझे आप? उसके बाद अगर हम बात करें, शरीर में जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने में कौन सा सहायक होता है? विटामिन, यानी विटामिन। क्या होता है? विटामिन, जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? विटामिन। एक बात तो आप लोग अब ये याद रखना है, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन से ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? उसके बाद ये पूछे कि शरीर की वृद्धि में कौन सहायक होते हैं, तो एक बात याद रखिए, प्रोटीन। ठीक, उसके बाद प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में कौन से पोषक तत्व सहायक होते हैं? तो वो होते हैं आपके विटामिन। तो ये आपके तीन कैटेगरी से पोषक तत्वों को बांटा गया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पोर्शन वो इस तरीके से आप बनाएंगे। और याद रखिएगा, एग्जामिनर आपके साथ ऐसे ही गेम खेलता है। कैसे? वो क्या करेगा, यहां से आपका कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन निकाल लेगा। आप अगर ऑनलाइन रट के गए तो ठीक है, रटे हैं, कोई बात नहीं। अगर वो कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन बनाया तो आपका जो वहां पे रट्टाफिकेशन है वो काम नहीं आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ रटना भी है और कॉन्सेप्ट भी समझना है। ठीक बात? चलिए, तो हम अब क्या पढ़ेंगे? जैसे हमने आपको यह बताया था कि जो पोषक तत्व होते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व में हमने ये बताया था आपको कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण होते हैं। तो इसमें से हम किसको पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट को। चलिए, अब कार्बोहाइड्रेट पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम कार्बोहाइड्रेट को समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में एक ही जो इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो रोल है, क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। ठीक, हमारे शरीर में जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से मिलती है। अब ये कार्बोहाइड्रेट विभिन्न विभिन्न रूप में होते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, ये कार्बनिक बहुत जटिल पदार्थ, बहुत कार्बनिक और जटिल पदार्थ होते हैं ये।
ठीक। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट किसी भी रूप में जब हम ग्रहण करते हैं भोज्य पदार्थों के माध्यम से, जब ये हमारे शरीर में आते हैं, तो जो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम इसे छोटे छोटे रूप में तोड़ता है। ठीक है, जब छोटे छोटे रूप में तोड़ता है तब जाकर के हमारी जो कोशिकाएं हैं इनको एब्जॉर्ब कर पाती हैं। ठीक। अगर हम आपसे ये पूछें कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हमारे शरीर में किस रूप में संचित होते हैं, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट जब वो टूटेगा छोटे छोटे रूप में तो ये या तो ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है, किसमें, या फिर ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। आपसे एग्जाम में यही चीज पूछेगा, बिल्कुल यही पूछेगा, 100% यही पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में संरक्षित होते हैं, संचित होते हैं, तो ये होते हैं ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के रूप में। ये ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के रूप में ही चेंज होकर के हमें एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक बात, तो याद रखिएगा ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, उसके बाद आपने ये जाना कि जो पोषक तत्व होते हैं ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगर हम इनके बारे में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और भी कुछ फैक्ट्स जाने तो आप देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट का जो संगठन है ये 3 रूपों से मिलकर के होता है, 3 पदार्थों से मिलकर होता है। जैसे आप ये जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब ये कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो एक तो पहला आपका हो जाएगा क्या, कार्बन, क्योंकि ये कार्बनिक पदार्थ है तो उसमें कार्बन तो निश्चित रूप से होगा, आपका हो गया कार्बन। उसके साथ क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। उसके बाद क्या होगा आपका, ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक, ठीक, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां से कई बार 50 बार 100 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका संगठन आप याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, इनका जो अनुपात होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इनके अनुपात को ये कई बार पूछ लेते हैं। जो इनका अनुपात हो जाएगा, इनका अनुपात हो जाएगा 1:, एक मिनट, इनका जो अनुपात हो जाएगा 1:2:1 के अनुपात में होता है। ये इनका रेशियो होता है, याद रखिएगा। यानी 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मिलकर के ये पूरा कार्बोहाइड्रेट की संरचना को क्या करते हैं, ये बनाते हैं। बात समझ में आई, क्या करते हैं, ये इसको बनाते हैं। और याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट और है इसका, जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये है कि अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज की बात करें, 1 ग्राम ग्लूकोज की अगर हम बात करें, 1 ग्राम ग्लूकोज की बात करें, हम अगर 1 ग्राम ग्लूकोज की बात करें तो 1 ग्राम ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 ग्राम ग्लूकोज में कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो 1 ग्राम ग्लूकोज में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। क्लियर, कितना, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और एक बात और याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है ये एनर्जी तो प्रदान करता ही करता है, और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है इसकी कि इनमें जो इसका जो संगठन होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का होता है, जो इनका रेशियो होता है 1:2:1 के रूप में होता है। और इसके बाद ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, संचित होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी तक जो आपने नहीं पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनका जो बॉडी में ऊर्जा देने का जो रोल है वो कितना है, 50 से 79%। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, 50 से 79% जो एनर्जी मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जो बेसिक चीजें थी हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। क्लियर, अब हम कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या होता है और उन्हें हम कई कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। मैंने पहले आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये डायरेक्ट हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, इन्हें कोशिकाएं जो हैं डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। पहले हम इसको भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, उसके बाद विभिन्न एंजाइम के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे रूप में तोड़ा जाता है और वो किसमें चेंज होते हैं, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में। ठीक बात,
चलिए अब हम देखते हैं वो कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट के और भी कंपोनेंट्स हैं, उसको हम समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये चीज है। हम इनको तीन रूप में देखेंगे। कितने? तीन रूप में देखेंगे। पहला आपका होता है इसमें मोनोसैकेराइड। क्या होता है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स होता है पहला, ठीक। उसके बाद जो दूसरा होता है ये होता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड होता है ना, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ठीक है, डाइसैकेराइड होता है दूसरा। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, ठीक है। देखिए अब हम समझते हैं इन तीनों कंपोनेंट का। आप देखिएगा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जैसे अब कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब किए, हमारे शरीर में आया, अब ये टूटेंगे छोटे छोटे रूप में, ये क्या बनेंगे? ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, ठीक। तो ये विभिन्न प्रोसेस के माध्यम से, वो प्रोसेस क्या है आपका? मोनोसैकेराइड। पहले ये मोनोसैकेराइड में टूटेंगे, फिर डाइसैकेराइड में टूटेंगे, फिर ये बनेंगे पॉलीसैकेराइड में बनेंगे, ठीक। अब मैं आपको बता दूं, ये जो आपका मोनोसैकेराइड होता है ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेगा और 100% बनेगा, आप लिख के रख लीजिए कि मोनोसैकेराइड या फिर कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो सरल रूप में होता है, तो मोनोसैकेराइड, ठीक है, ये होता है सरल रूप में। इसको आप नोट डाउन करते चलिए, ये होता है सरल रूप में। डाइसैकेराइड देखिए ये थोड़ा सा इससे जटिल होता है डाइसैकेराइड, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो अगर हम डाइसैकेराइड की बात करें तो डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है। कितने? दो मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है, ठीक। अगर हम पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड सबसे जटिल होता है और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी बन चुका है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे कठिन या सबसे कठोर या सबसे जटिल होता है, तो ये होता है आपका पॉलीसैकेराइड, ठीक। तो अगर हम इसको सबसे जटिल लिख लें यहां पे तो सबसे बेटर होगा। सबसे जटिल होता है ये, देखिए सबसे जटिल, यहां करते हैं इसको सबसे जटिल। अच्छा एक बात बताइए, पॉलीसैकेराइड आप समझ गए, मोनोसैकेराइड समझ गए और डाइसैकेराइड समझ गए, ठीक। अब हम इसमें यह देखेंगे कौन से ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं, मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं और डाइसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो अगर हम मोनोसैकेराइड की पहले हम बात करेंगे तो इसके हम कुछ उदाहरण को देखेंगे और यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मोनोसैकेराइड का पहला उदाहरण क्या होगा आपका? जो मोनोसैकेराइड का जो पहला आपका उदाहरण होता है ये होता है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज होता है, ठीक। अगर हम दूसरे की बात करें, इसके बाद ग्लूकोज के बाद क्या होगा? फ्रैक्टोज। क्या होगा? फ्रैक्टोज। फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज। एक सेकेंड, इसको हम क्या करते हैं और छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा घटा लेते हैं, अब आ जाएगा। हाँ, तो हम पहले अगर बात करें तो ये हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज हो गया। तीसरा हो जाएगा आपका गलेक्टोज, ठीक। तो ये आपके तीनों याद रखिए, किसके एग्जाम्पल हैं? मोनोसेकेराइड के। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज ये मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल यानी उदाहरण हैं। अब अगर हम डाइसेकेराइड की बात करें तो डाइसेकेराइड में आपका जो पहला होता है ये होता है सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज,
सुक्रोज। दूसरा क्या हो जाएगा, माल्टोज, है ना, दूसरा हो जाएगा आपका माल्टोज। एक मिनट, सुक्रोज, माल्टोज, ठीक है। और उसके बाद लैक्टोज होता है, लैक्टोज, ठीक। हम पॉलीसेकेराइड की अगर हम बात करें तो पॉलीसेकेराइड में पहला आपका ग्लाइकोजन हो जाएगा, ग्लाइकोजन, ठीक है। काइटिन, काइटिन, स्टार्च, ठीक, ग्लाइकोजन, काइटिन, स्टार्च। तो ये जो आपके हैं ये एग्जाम्पल से ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन सभी का। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, और पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोजन, काइटिन, स्टार्च। इसमें आपका एक और छूट रहा है, उसका नाम है सेल्यूलोज। क्या नाम है, सेल्यूलोज, ठीक, सेल्यूलोज, ठीक बात। तो ये आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट था कि इनके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन सभी को याद रखना है। अभी तक जैसे मान लीजिए ये लैक्टोज पर क्वेश्चन पूछ चुके हैं, क्या पूछे हैं कि कौन सा सेकेराइड दूध में पाया जाता है, तो उसका नाम है लैक्टोज। क्या नाम है, लैक्टोज, ठीक बात। उसके बाद ये फ्रैक्टोज पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ चुके हैं। फ्रैक्टोज जैसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि पके हुए फल में मीठा होने का कारण क्या है, फ्रैक्टोज। गन्ने में क्या पाया जाता है, फ्रैक्टोज। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि शहद में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, फ्रैक्टोज, याद रखिएगा, ठीक। तो ये यहां से क्वेश्चन ऐसे निकल करके आते हैं, आपसे एग्जाम्पल ही पूछेंगे। क्लियर बात, समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जो इसका जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है। अगर हम इनके कार्यों की अगर हम बात कर लें कार्बोहाइड्रेट के, तो जो सबसे पहला है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कार्बोहाइड्रेट का रोल यह है कि शरीर को एनर्जी प्रदान करना, यानी ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करना, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा इनके द्वारा डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है, डीएनए तथा आरएनए का निर्माण करते हैं ये, ठीक। किस कौन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अगर हम तीसरे की बात करें तो इनके द्वारा संचित ईंधन के रूप में कार्य किया जाता है। मतलब ये ईंधन के रूप में, यानी ऊर्जा के रूप में ये कार्य करते हैं। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए अगर हमारे शरीर में वसा है, ठीक, और जब वसा की जब कमी होती है तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, वो वसा में चेंज होते हैं, और जब वसा में चेंज होते हैं तो हमें उससे ऊर्जा प्रदान होती है। क्लियर बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप लोग हमें। और आज की जो हमारी क्लास है आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। तो हमने आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, उनका पूरा हमने विस्तार से इस पे आके डिस्क्राइब किया कि पोषण क्या होता है। पोषण के साथ साथ हमने आपको मानव में पोषण किस प्रकार से होता है, भोज्य पदार्थ क्या है, पोषक तत्व क्या है, और मानव में पोषण किसने प्रक्रम में होता है उसको हमने देखा, ठीक। जिसमें हमने अंतःग्रहण, पाचन और शोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम पोषक तत्व में आए कि पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। और हमने इसमें जो पहला पार्ट था हमारा ये कार्बोहाइड्रेट, तो हमने कार्बोहाइड्रेट में पूरा हमने डिटेल से जाना, और इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछ के जो जो पॉइंट होते हैं, इनका जो संगठन है, इनका जो अनुपात है, उसके बाद 1 ग्राम ग्लूकोज में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, ये हमने देखा। और उसके साथ साथ हम कार्बोहाइड्रेट के सभी जो हमने कंपोनेंट्स हैं इन सभी को देखे, ठीक है। तो दोस्तों हमें ये विश्वास है और आशा है कि आपको जो हमारी क्लास है बहुत अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। और आपको अगर हमारी क्लास पसंद आ रही है तो आप हमारी क्लास को ज्यादा से, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे हम और लोगों के से ज्यादा हम काम कर सकें, और आपके लिए अच्छी से अच्छी बेहतर चीजें आपको हम ला करके दें, और ताकि आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो सके, ठीक है। हम अब ऐसे ही और इस सीरीज के साथ कंटिन्यू होंगे अपने और इम्पोर्टेंट जो हमारे
जो पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनके साथ मिलेंगे। और हमें ये विश्वास है कि आपने हमारी वीडियो पूरी देखी होंगी, और हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।